गुड इवनिंग क्लास। कैसे हैं आप लोग? अच्छा, सब बढ़िया हो? चलिए बढ़िया। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। प्रीवियस क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे? ब्लड को पढ़ रहे थे, है ना। ब्लड को हमने पढ़ा था, है ना। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें देश का नाम नहीं, है ना। सुना होगा आपने, सुभाष चंद्र बोस का स्लोगन है ना। तो हम ब्लड की बात कर रहे थे कि ब्लड के फंक्शंस क्या है, क्या काम करता है। तो मैं सबसे पहले अगर ब्लड की बात करूं तो ब्लड क्या है, एक नेचुरल कोलाइड होता है। या अगर मैं बात करूं कि ये क्या है, एक प्राकृतिक कोलाइड है। क्लियर। उसके बाद में ब्लड क्या है, तो एक तरल संयोजी ऊतक है। ऊतक मतलब क्या होता है? टिश्यू होता है। कई सेल से मिलकर के टिश्यू बनता है, कई टिश्यू से मिलकर के अंग बनेंगे, कई अंगों से मिलकर के अंग तंत्र बनता है, और कई अंग से मिलकर के आपका शरीर बनता है। क्लियर। तो वही मैं बात करूं कि संयोजी ऊतक है। ब्लड क्या है? एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। उसके बाद में एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर के ब्लड हमारा बना हुआ है, जिसमें क्या क्या आता है? एक आपकी आरबीसी आती है, दूसरी इसमें आपकी डब्ल्यूबीसी आती है, तीसरी प्लेटलेट्स आती है। क्लियर है। इसके बाद में बात करूं कि जैसे आप ये देख रहे हो कि ये ब्लड हो गया आपका टोटल। अगर ब्लड की बात करें तो बीच वाला जो पार्ट हो जाता है आपका, ये जो पार्ट हो गया जिससे ये कनेक्ट है ना, ये जो कनेक्ट हुए जिससे ये जुड़ रहे हैं आपस में, इसी को जो जोड़ने का काम कर रहा है ये आपका क्या कर रहा है? ब्लड कर रहा है। और ब्लड भी क्या है? जोड़ने का काम कौन करता है? तो ऊतक करता है। और यहाँ कौन कर रहा है? तो यहाँ ब्लड कर रहा है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? तरल संयोजी ऊतक बोला जाता है। क्या बोलेंगे? तरल संयोजी ऊतक बोला जाता है। क्लियर है क्या गाइस सबको? चलिए क्या बोलेंगे? तरल संयोजी ऊतक बोला जाता है। इसीलिए ब्लड क्या है? एक तरल कोलाइड विलयन होता है, इसीलिए इसको तरल संयोजी ऊतक बोलते हैं। आगे चलते हैं। ब्लड की अगर बात करें कि ब्लड में उत्पत्ति कहाँ होती है या ब्लड बनता कहाँ है, तो मैं अगर बात करूं कि आपने देखा होगा कि आपने सुना होगा ब्लड का निर्माण कहाँ होता है ना। आपने कह दिया, मैं कहता हूं कि बोन मेरो में होता है। फिर मैंने और थोड़ा सा क्वेश्चन पूछा कि बोन मेरो में तो होता है, ठीक है मान लिया, है ना। बोन मेरो में हो रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या व्हाइट बोन मेरो में हो रहा है क्या, या फिर रेड बोन मेरो में हो रहा है? तो मैं कहता हूं कि जो आपका बोन मेरो है, बोन मेरो में भी जो आपका अस्थि मज्जा है उसमें भी अलग अलग लेयर पाई जाती है। अगर मैं बात करूं कि मान लो ये एक आपकी हड्डी हो गई, ये सर ये इस टाइप से आपकी हड्डी रहती है, कार्टिलेज कह सकते हो आप, हड्डी। अब ये आपकी एक हड्डी हो गई। अगर इसमें मैं बात करूं, इसकी तरफ ये अंदर की तरफ कुछ भाग होगा, इधर भी कुछ भाग होगा, ये सर इसमें अलग अलग भाग होंगे। एक साइड में ये इसमें कुछ व्हाइट होगा, दोनों साइड, ये सर और कुछ क्या होगा? रेड होगा, बीच में रेड होगा। अब ये जो होता है, मैं सिर्फ इतना पार्ट अगर इसमें से निकालूं, एक साइड का सिर्फ पार्ट अगर बाहर निकाला जाए तो उसमें अगर हम लेयर देखें तो कितनी हो जाती है? एक्टोडर्मा हो जाती है, जो बिल्कुल आपको ये जो बाहर की लेयर दिखाई दे रही है। दूसरा कलर ले लेते हैं इसमें। जो ये आपको बाहर की लेयर दिखाई दे रही है, ये वाली जो बाहर है, बिल्कुल बाहर लेयर, उसको एक्टोडर्मा बोला जाता है। क्या बोलेंगे? एक्टोडर्मा बोलेंगे। और जो दूसरी लेयर आपको ये रेड वाली दिखाई दे रही है, ये वाली, ये वाली जो लेयर है आपकी दूसरी वाली, इसको मेसोडर्म बोलते हैं, या मध्य को भी क्या बोलते हैं? मिजो बोलते हैं। इसीलिए मध्य वाली को क्या बोलते हैं? हम मेसोडर्म बोलते हैं। और तीसरी वाली क्या हो जाती है? एंडोडर्म हो जाती है। ये सब किसके अंदर होता है? अस्थि मज्जा के ही अंदर की बात कर रहे हैं। तो इसकी उत्पत्ति कहाँ होगी ब्लड की? ये बनने से पहले अगर मैं बात करूंगा तो ये कैसा दिखता है? कुछ इस टाइप से दिखता है। और इसके अंदर भी ये तीन अलग अलग लेयर होती है, एक्टोडर्मा, मेसोडर्मा और एंडोडर्मा। अंदर वाली सबसे एंडोडर्मा हो जाती है। तीनों परत के अंदर आपका क्या बनता है? तो ये आप देख रहे होंगे कि ब्लड बनता है। क्लियर है? ब्लड हो गया, मतलब एक कप की बात कर रहा हूँ मैं फेटस के केस में, है ना। जब आपका गर्भ में बच्चा रहता है
तब बात कर सकते हैं, या मैं आपके अस्थि मज्जा की बात करूं तब की बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर 3 अलग अलग लेयर होती है और यहाँ पर आपके क्या होता है, ब्लड का निर्माण होता है। ब्लड बनने का काम कहाँ होता है, तो मेसोडर्मा परत में होता है। क्लियर हुआ गाइस? इसके बाद में अगर मैं बात करूं कि ब्लड के बारे में अगर बात की जाए कि ब्लड का पीएच मान क्या होता है, ब्लड का पीएच वैल्यू कितनी होती है। अच्छा, सबसे पहले तो हमें यहाँ पीएच को समझना पड़ेगा कि पीएच क्या होता है। पीएच के अलग अलग नाम होते हैं गाइस, जैसे इसको बोला जाता है पोटेंजा ऑफ हाइड्रोजन। क्या बोल सकते हैं, पोटेंजा ऑफ हाइड्रोजन। क्या बोलेंगे, पोटेंजा ऑफ हाइड्रोजन बोल सकते हैं। क्लियर हो? उसके बाद में और इसको क्या बोल सकते हैं, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन बोल सकते हैं, पोटेंजा ऑफ हाइड्रोजन बोलते हैं। और क्या बोल सकते हैं, पोटेंजा ऑफ हाइड्रोजन हो गया, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन हो गया, पावर ऑफ हाइड्रोजन हो गया, पावर ऑफ हाइड्रोजन हो गया। तो पीएच स्केल को ही पोटेंजा ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन बोला जाता है। अगर मैं इसकी बात करूं कि इसकी खोज किसने की थी या इसकी डिस्कवरी किसने की थी, तो 1776 में इसकी खोज कौन करता है, तो इसकी खोज कौन करता है, सोरेनसन के द्वारा इसकी खोज की गई। क्लियर है गाइस? सोरेनसन के द्वारा खोज की गई। यहीं अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर ब्लड का पीएच वैल्यू कितना होगा, तो मैं कह सकता हूं कि ब्लड की पीएच वैल्यू कितनी होती है, 7.4 होती है। कितनी होगी, 7.4 होगी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7.4 हो जाएगा, जो कि क्या होता है, अगर मैं यहाँ बात करूँ ना, यहाँ से थोड़ा सा अगर मैं इसको हटा देता हूँ और यहाँ पर जैसे सोरेनसन की अगर मैं बात करूँ, एक पीएच स्केल होगी आपकी। पीएच स्केल में वैल्यू कितनी होती है, तो पीएच स्केल में 0 से 7, यहाँ पर 14 तक टोटल वैल्यू होती है ना। यहाँ से 0 से स्टार्ट करूंगा, बीच में 7 आ जाएगा आपका, है ना, बीच में वैल्यू होगी। 0 क्या होता है, न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, बीच में न्यूट्रल उदासीन होता है। और 7 से लेकर के 14 तक क्या होता है, इधर ये क्षारीय वैल्यू होती है। और इस साइड में ये क्या हो जाएगा आपका, ये अम्लीय वैल्यू होगी, एसिडिक नेचर होता है। यहाँ से 0 से लेकर के 7 तक और 7 से लेकर के 14 तक आपका बेसिक नेचर होता है और इस साइड में अम्लीय होता है। तो मैंने कहा कि ब्लड की जो पीएच वैल्यू है वो कितनी है, 7.4 के आसपास है। मतलब इसका बेस या इसका नेचर कैसा है, तो इसका नेचर कैसा है, कैसा है, ये क्षारीय प्रकृति का है। कैसा है, क्षारीय प्रकृति का है, बेसिक नेचर का है। अच्छा, जब इसका अध्ययन किया जाता है, जब ब्लड का आप अध्ययन करते हो, तो ब्लड के अध्ययन को क्या बोला जाता है, तो अध्ययन की अगर मैं बात करूंगा, स्टडी ऑफ ब्लड, स्टडी ऑफ ब्लड को हम क्या बोलते हैं, तो हिमेटोलॉजी बोला जाता है। क्या बोलेंगे, ब्लड को हिमेटोलॉजी बोलेंगे। क्लियर है, क्या बोलते हैं, हिमेटोलॉजी बोलते हैं। यहाँ पर भी आप ये देख सक रहे हो, दोनों साइड, यहाँ पर कम और क्षार, इस साइड में 0 से कम होता है, इस साइड में 0 से अधिक होता है। अच्छा, इसका कलर भी अलग अलग हो जाता है, जैसे नीला, फिर हरा, फिर पीला, इसमें अलग अलग कलर के हिसाब से पीएच वैल्यू इसमें दर्शाई गई है। हिमेटोलॉजी ब्लड के अध्ययन को बोलते हैं। इसकी बात करें कि हमारे शरीर का, अगर मैं बात करूं शरीर के वजन का, वेट का कितने परसेंट ब्लड होता है, तो शरीर के कितना हो जाएगा, शरीर का ब्लड कितने परसेंट होता है गाइस, तो 7% होता है। शरीर के वेट का कितना हो जाएगा, 7% होता है। मान लो कोई 100 kg का व्यक्ति है, 100 kg के व्यक्ति के अंदर मैंने कहा 7% ब्लड है। अब 7% मतलब कि 7 लीटर है। क्लियर हुआ, मतलब ब्लड 7% होता है। और हमारे नॉर्मल शरीर में कितना ब्लड पाया जाता है, तो मैं कह सकता हूं कि 5 से 6 लीटर ब्लड मनुष्य के शरीर में पाया जाता है। कितना हो जाएगा, मनुष्य के शरीर में 5 से 6 लीटर ब्लड पाया जाता है। रक्त की श्यानता, विस्कोसिटी का कारण क्या है,
बताओ, क्वेश्चन पूछा जाता है कि रक्त गाढ़ा जो आपको दिखाई देता है उसका कारण क्या है। क्लियर गाइस, कि ब्लड आपने देखा होगा धीरे धीरे क्या होता है, ब्लड को जब कहीं पर चोट लग जाए और चोट लगने के बाद में आपको क्या होता है कि ब्लड बाहर निकलने लगता है। मैंने बताया कि लिक्विड फॉर्म में है ना ब्लड लिक्विड फॉर्म में। कुछ देर तक आप आपकी चोट को दबा करके रखो या उसको पॉज करके रखो या बंद करके रखो, जहां आपको घाव लगा है, चोट लगी है, अगर उसको आप थोड़ी देर के लिए रोक करके रखते हो ब्लड को, तो आपने देखा होगा वहां पर एक लेयर बनने लगती है। क्लियर, जब ये लेयर बन जाती है और लेयर जब बनती है तो किस कारण बनती है, वो किस कारण बनती है गाइस, तो इसका कारण होता है, इसका रीजन होता है कि ब्लड प्रोटीन पाया जाता है, ब्लड में प्रोटीन पाया जाता है। मतलब विस्कोसिटी ब्लड में किस कारण से आती है, श्यानता किस कारण से आती है, तो मैं कह सकता हूं कि वो प्रोटीन के कारण से आती है। रक्त का थक्का जमाने में फाइब्रोनोजिन हेल्प करता है, वो भी एक क्या है, प्रोटीन है। जो प्रोटीन क्या करता है, फाइब्रोनोजिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि रक्त का थक्का जमाने वाला एंटीजन कह सकते हो आप, या रक्त का थक्का जमाने वाला एजेंट कौन सा है, तो आपका आंसर करोगे फाइब्रोनोजिन। क्लियर गाइस, इसके बाद में जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि रक्त का निर्माण कहाँ होता है, कहाँ होता है। रक्त के निर्माण की अगर मैं बात करूं, प्रोडक्शन, अगर मैं प्रोडक्शन की बात करूं, हमने एक बार और देखा था, प्रोडक्शन की बात करें कि भ्रूणीय अवस्था में जब बच्चा गर्भ में रहता है या प्रेग्नेंट लेडीज की अगर बात करें, तब फेटस के केस में आपका ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ होगा, तो ब्लड का फॉर्मेशन यहाँ पर यॉर्क शेप में, या कह सकते हो कि लीवर या प्लीहा में होता है। फेटस के केस में कहाँ होगा, प्लीहा में, या इसी को स्प्लीन बोल सकते हो आप, स्प्लीन या प्लीहा में होता है। और कब से स्टार्ट हो जाता है गाइस, अगर बच्चा कितने का है, 5 मंथ, अगर 5 मंथ की अगर प्रेग्नेंट है लेडीज, है ना, गर्भावस्था में अगर मैं बात करूं, 5 मंथ अगर हो चुके हैं तो 5 मंथ के बाद में ब्लड का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन 5 मंथ के बाद में ब्लड का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने महीनों के बाद में गर्भ में आरबीसी, या मैं कहूं कि ब्लड का निर्माण स्टार्ट हो जाता है, तो कितना हो जाएगा आपका, 5 मंथ के बाद में आपका ब्लड का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही बच्चे का जन्म होता है, बर्थ के बाद में, आफ्टर बर्थ, जैसे ही जन्म लिया बच्चे ने, उसका निर्माण ब्लड का कहाँ होना स्टार्ट हो जाता है, तो मैं कह सकता हूं कि उसका निर्माण कहाँ होता है, तो वो कहाँ होता है, बोन मैरो में होता है। ब्लड का निर्माण कहाँ होगा, तो ये बोन मैरो में होगा। बोन मैरो के बाद में अभी आपको मैंने बताया कि बोन मैरो भी कितने होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। क्लियर गाइस, बोन मैरो भी कितने टाइप के होंगे, 2 टाइप के होंगे। अब यहां पर मैं बात करता हूं कि ब्लड के कंपोनेंट क्या क्या है, ब्लड में कौन कौन से कंपोनेंट पाए जाते हैं। ब्लड के कंपोनेंट की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर आप देख पा रहे हो, ब्लड में कंपोनेंट की अगर बात की जाए तो ब्लड में सबसे पहले तो प्लाज्मा पाया जाता है, जो कि तरल पदार्थ होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। ब्लड में प्लाज्मा पाया जाता है जो कि लिक्विड फॉर्म में होगा। दूसरी चीज यहां पर क्या पाई जाती है, रुधिर कणिकाएं पाई जाती है, या ब्लड सेल पाई जाती है, ब्लड वेसल्स पाई जाती है। जैसे यहां पर आप देख रहे हो, ये आपकी उंगली हो गई, है ना। अब ये उंगली में मान लो आपने अब ब्लड टेस्ट करवाने के लिए जाते हो, है ना, सुई चुभोई जाती है, ब्लड को बाहर निकाला जाता है। ब्लड जैसे ही बाहर आता है तो आपको ऐसे ड्रॉपलेट दिखती है ब्लड की। अब इसको थोड़ा सा हमने क्या किया, थोड़ा इधर ला करके इसको क्या कर दिया, यहाँ से निकाला और इधर ला करके इसको जूम कर दिया ब्लड, है ना, ब्लड को क्या कर दिया, जूम कर दिया। जब ब्लड को हम देखते हैं, ब्लड को जब हमने देखा तो कुछ इस टाइप से दिखेगा।
अब इस टाइप से दिखेगा। मान लो कि ये जो ब्लड है जो आपको ये दिखाई दे रहा है, इसको हमने क्या बोल दिया, तालाब बोल दिया। क्या बोल दिया, तालाब बोल दिया। अब इस तालाब में मान लो ये जो तालाब है पूरी तरह से, इसमें तो वाटर भी है, मान के चलना भी है ना, इसमें वाटर है ना? ये सब क्या हो गया, इसमें वाटर हो गया। क्लियर। तो इसमें जो जितना भी वाटर वाला पार्ट है वो सारा का सारा क्या है, जो येलो वाला पार्ट आप देख रहे हो, इसमें जितना भी येलो वाला पार्ट है ना, वो क्या हो जाएगा, तो वो प्लाज्मा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लाज्मा हो जाएगा, जो कि निर्जीव भाग है, नॉन लिविंग पार्ट। उसके बाद में अब तालाब में पानी ज्यादा होता है, इसीलिए सबसे ज्यादा प्लाज्मा पाया जाता है 55 से 60%। उसके बाद में अगर मैं बात करूं यहां पर, अब तालाब में मछलियां भी होगी, तो मछलियों को मैंने नाम क्या दे दिया, आरबीसी दे दिया, है ना। ये आरबीसी दे दिया एक का नाम डब्ल्यूबीसी दे दिया, और कुछ व्हाइट पार्ट में जो छोटी मछलियां थी उनको नाम मैंने क्या दे दिया, प्लेटलेट्स दे दिया। तो ब्लड में अगर मैं बात करूंगा कंपोनेंट ऑफ ब्लड की, तो क्या क्या होता है, तो सबसे पहले तो प्लाज्मा होता है, और प्लाज्मा के बाद में अगर मैं बात करूंगा तो डब्ल्यूबीसी होगा, आरबीसी होगा, प्लेटलेट्स होगा। ये सब ब्लड के अंदर कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। और जो आप पूरा पार्ट देख रहे हो, पूरा प्लाज्मा की अगर बात करूं तो 55 से 60% सबसे ज्यादा भाग किसका होता है, प्लाज्मा का ही होता है। क्लियर गाइस। तो यहां पर प्लाज्मा क्या होगा, प्लाज्मा सबसे ज्यादा होगा। इसके बाद में अगर मैं बात करूं रक्त में प्लाज्मा कितना है, तो रक्त में आप प्लाज्मा देख पा रहे हो कि प्लाज्मा कितनी है, तरल पदार्थ प्लाज्मा 60 से 65% आपको मिल सकता है। या अगर मैं बात करूं यहाँ 55 से 60% आपका प्लाज्मा पाया जाता है। कितने परसेंट हो जाएगा टोटल, अगर ब्लड की अगर मैं बात करूं 100% ब्लड में 55 से 60% या 60 से 65% आपको क्या मिलने वाला है, प्लाज्मा मिलने वाला है। और प्लाज्मा के बाद में अगर मैं बात करूंगा कि प्लाज्मा के बाद में रुधिर कणिकाएं कितनी हैं, तो 40 से 45%, या मैं कह सकता हूं कि ये कितनी हो जाएगी, 45 से लेकर के 40%, ये आपको क्या मिलने वाली है, यहाँ पर रुधिर कणिकाएं मिलने वाली है। क्लियर है क्या गाइस। आपको या तो 40 से सीधा 45 कह सकते हैं, 40 से 45%। यहाँ पर भी कितना है, 55 से 60% के आसपास आपकी क्या पाई जाती है, ये 55 हो जाएगा। 55 से 60% के आसपास आपकी क्या होगी, प्लाज्मा पाई जाती है। इस 40 से 45% में क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले आपकी डब्ल्यूबीसी होगी, डब्ल्यूबीसी के बाद में क्या होगी, आरबीसी होगी, और तीसरे नंबर पे मेरे भाई क्या हो जाएगी, आपकी प्लेटलेट्स हो जाएगी। तो मैं कह सकता हूं कि ब्लड में प्लाज्मा भी पाया जाता है और रुधिर कणिकाएं भी पाई जाती है। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा क्या, यहां पर हम प्लाज्मा की अगर बात करें कि प्लाज्मा में भी क्या होता है, तो प्लाज्मा की अगर मैं बात करूंगा तो 90% क्या होगा, पानी होगा, वाटर होगा, H2O होगा। 90% H2O है। 90% H2O के बाद में और क्या पाया जाता है, तो इसमें 10% प्रोटीन पाया जाता है। 10% क्या हो जाएगा, आपका प्रोटीन पाया जाएगा प्लाज्मा में। 90% पानी, 10% प्रोटीन। अब इस प्रोटीन के अंतर्गत क्या क्या है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ब्लड आपका गाढ़ा किस कारण से होता है, थिक कैसे होता है, मोटा कैसे होता है, या मैं कहूं कि ब्लड आपका गाढ़ापन कैसे आता है, अगर चोट लगने पर ब्लड जमता कैसे है, तो वो इस प्रोटीन के कारण ही जमता है। अगर प्रोटीन नहीं होगा तो ब्लड जम नहीं पाएगा, ब्लड कभी भी क्लॉट नहीं हो पाएगा। रक्त आपका क्या होता रहेगा, कंटिन्यूअसली बहता रहेगा, रक्त का फ्लो कंटिन्यूअसली होता रहेगा। तो इस 10% में क्या आता है, विटामिन भी आते हैं। जैसे विटामिन के की बात करूं, विटामिन के है, कुछ एलिमेंट्स भी आते हैं, एलिमेंट्स आते हैं, प्रोटीन आता है, एल्बुमिन, ग्लोबुमिन आता है। तो यहां अगर हम बात करें कि इस 10% में क्या क्या आता है, तो इस 10% में आप देख सकते हो कि जो परसेंटेज है 10% में 7 से 8%। प्रोटीन में अगर मैं बात करूं जो 10% है टोटल, है ना, यहां पर थ्रोम्बिन आता है। सबसे पहले थ्रोम्बिन क्या आएगा, थ्रोम्बिन आता है, प्रोथ्रोम्बिन आता है, फाइब्रिन आता है।
फाइब्रोनोजिन आता है, ग्लोबुमिन आता है और एल्बुमिन आता है। किसमें आता है सारे का सारा? ये आपका किसमें हो जाएगा? प्रोटीन में हो जाएगा। अगर मैं प्रोटीन की बात करूं तो थ्रोम्बिन आपका रक्त का थक्का बनाने में सहायक है। किस लिए सहायक है? आपका ये ब्लड क्लॉट के लिए, या मैं बात करूं रक्त का थक्का जमाने में, रक्त का थक्का जमाने में सहायक है। किसमें सहायक हो जाएगा? रक्त का थक्का जमाने में सहायक है। प्रोथ्रोम्बिन, ये भी रक्त का जब फर्स्ट स्टेज ये प्रोथ्रोम्बिनेज बना लेता है, थ्रोम्बिनेज बनाता है, तो सेकेंड स्टेप में प्रोथ्रोम्बिन को प्रोथ्रोम्बिनेज में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? प्रोथ्रोम्बिन करता है। या मैं यूं कहूं कि कैल्शियम को डीएक्टिवेट करने के लिए या हिपेरिन को डीएक्टिवेट करने के लिए कौन कैल्शियम को बोलता है? तो प्रोथ्रोम्बिन बोलता है। फिर फाइब्रिनिन बनती है और फाइब्रोनोजिन आकर के पूरी तरह से क्या करता है? फाइब्रोनोजिन आकर के ब्लड को क्लॉट करने का काम करता है। उसके बाद ग्लोबुमिन की बात करूं तो ग्लोबुमिन क्या करता है? ये टेम्परेचर, आपका जो शरीर का टेम्परेचर है, जैसे आप ठंड में बैठे हो, एसी में बैठे हुए हो, जैसे अभी एसी चल रही है ना, अब एसी चल रही है तो मान लो आपको कुछ समय अगर मैंने यहाँ पर एसी और थोड़ी बढ़ा दी है ना, एसी ज़्यादा हो गई तो धीरे धीरे टेम्परेचर कम होगा। अब टेम्परेचर कम होगा, मेरे शरीर को क्या होने लगेगी? ठंडी लगने लगेगी। अब ठंडी लगने लगेगी तो ग्लोबुमिन शरीर की सांद्रता को बनाए रखने के लिए, मतलब टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, वो हमारे दिमाग को, मस्तिष्क को भेजता है कि भैया क्या करो, हमारा शरीर कैसा है, अब इसको ठंड लग रही है, अब इस ठंड को अब क्या करो? रोको, इसका कुछ इलाज पानी करो। तो इसके लिए मैं कह सकता हूं कि ग्लोबुमिन और एल्बुमिन शरीर में सांद्रता, शरीर की मेटाबॉलिक क्रियाओं को रोकने के लिए या आपकी जो भी क्रियाएं हैं उसके लिए, शरीर में नियमन करवाने के लिए ग्लोबुमिन और एल्बुमिन काम करते हैं। इसको भी हम आगे और पढ़ेंगे। क्लियर? अब ये कितने होते हैं? तो ये कितने होते हैं? 3 से 4% पाई जाती है आपकी एल्बुमिन और ग्लोबुमिन, और सबसे ज्यादा आपके शरीर में एल्बुमिन ही पाया जाता है। एलर्जीज वगैरह से रक्षा करने का काम भी यही करता है। क्लियर हो? उसके बाद में ये जो आप पीला हुआ पार्ट देख रहे हो, ये वाला ऐसा, अच्छा अंडा देखा होगा एक आपने, एक में पीला पार्ट देखा होगा, है ना, ये पीला पार्ट। अब ये इसका कलर कैसा है? प्लाज्मा, प्लाज्मा है 90 से 92%। अभी मैंने आपको बताया कि कितना होता है, और फिर बचा हुआ कितना होता है? वाटर होता है कुछ पार्ट में 10%, 90% वाटर होता है ना? अब ये पूरा का पूरा क्या हो गया? आपका वाटर हो गया। अब ये इसका रंग कैसा है? हल्का पीले रंग का है, हल्का पीले रंग का है। अब आप जानते हो कि आरबीसी 120 दिन के बाद जब टूटती है, 120 दिन के बाद टूटने के बाद में आपको पता है कि एक पिगमेंट बनाती है टूटने के बाद में, जिसको बिलिरुबिन वर्णक बोला जाता है। क्या बोलते हैं? बिलिरुबिन वर्णक या बिलिरुबिन पिगमेंट बोला जाता है। अगर इसकी मात्रा, अगर शरीर में इसकी मात्रा बढ़ गई ना, इसकी शरीर में अगर मात्रा बढ़ गई ना, तो आपका शरीर पूरा क्या हो जाएगा? मात्रा बढ़ने से आपका शरीर कैसा हो जाएगा? शरीर आपका पीला पड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? शरीर आपका पीला पड़ जाएगा। और शरीर अगर पीला पड़ गया तो आपको क्या हो जाना है मेरे भाई? पीलिया हो जाना है। क्या हो जाएगा? पीलिया हो जाएगा। इसी को आप जॉइंडिस बोलते हो। बिलिरुबिन की मात्रा का शरीर में बढ़ना, जिससे आपका शरीर क्या हो जाएगा? पीला पड़ जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा? इसको आप क्या बोलोगे? तो इसको आप क्या बोलते हो? जॉइंडिस बोलते हो। ब्लड में हमने सबसे पहले अभी 2 चीजें देखी। नंबर 1 प्लाज्मा, प्लाज्मा के बाद में रुधिर कणिकाएं। प्लाज्मा में हमने देखा 90% वाटर, प्लाज्मा में 90% वाटर, 10% प्रोटीन होता है। क्लियर? रुधिर कणिकाएं की बात करें, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होती है। बनती कहाँ है? अभी हमने बताया कि इसी में प्रोटीन पाया जाता है, 10% प्रोटीन होता है। प्रोटीन में फाइब्रोनोजिन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन आदि इसमें पाए जाते हैं। क्लियर हुआ? थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रोनोजिन
सारे के सारे किसमें पाए जाते हैं, आपकी इस प्लाज्मा में पाए जाते हैं, जो कि 55 से 60% होती है। और ये रुधिर कणिकाएं कितनी होती है, 40 से 45% होती है। अभी हमने जस्ट इनको पढ़ा। इसके बाद में अगर मैं बात करूं कि प्लाज्मा जो है यहाँ पर, है ना, इसको देखिएगा थोड़ा। प्लाज्मा की अगर बात करें कि 55 से 60% या 50 से 55% में जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा में एंटीबॉडी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स हैं। क्या क्या है, एंटीबॉडी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स हैं। प्रोटीन यहाँ पर 7 से 8%, या मैं अगर इसको कहूँ कि ये कितना होता है, 10% प्रोटीन, पूरा कंप्लीट कर देता हूँ कि 10% प्रोटीन होता है। 10% पूरा का पूरा क्या होगा, इसको 10% कर देते हैं कि ये पूरा कितना होता है, ये कितना हो जाएगा यहाँ पर ये 10% प्रोटीन हो जाएगा। कितने परसेंट हो जाएगा, प्रोटीन 10% प्रोटीन पाया जाता है। और इस 10% प्रोटीन में अब इस प्लाज्मा में पानी कितना है, 90 से 92%, 10% आपका प्रोटीन हो गया। प्रोटीन में मैंने अभी आपको बताया कि इसमें नंबर 1 क्या पाया जाता है, थ्रोम्बिन पाया जाता है, दूसरा प्रोथ्रोम्बिन पाया जाता है, तीसरा फाइब्रिन पाया जाता है, और चौथा इसमें क्या हो जाएगा, फाइब्रोनोजिन हो जाएगा। पांचवा अगर मैं बात करूं एल्बुमिन हो जाएगा। छठवा क्या हो जाएगा, ग्लोबुलिन हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर इन तीनों ऊपर वाले चारों की बात करें, चाहे थ्रोम्बिन की बात करूं, प्रोथ्रोम्बिन की बात करूं, या फाइब्रिन की बात करूं, या फाइब्रोनोजिन की बात की जाए, ये सब के सब शरीर में रक्त का थक्का जमाने के लिए सहायक है, ब्लड क्लॉट के लिए सहायक है। इनको ब्लड क्लॉटिंग एजेंट आप बोल सकते हो कि ब्लड क्लॉटिंग एजेंट में कौन कौन शामिल है, तो थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिन और फाइब्रोनोजिन शामिल है। उसके बाद में एल्बुमिन और ग्लोबुलिन की बात करूं तो फाइब्रोनोजिन सबसे कम मात्रा में, लिस्ट मात्रा में कौन सा पाया जाता है, तो फाइब्रोनोजिन सबसे कम मात्रा में पाया जाता है। कितना जी, 1.36% ऑफ 100 ग्राम। कितना, 1.36 ml ऑफ 100 ग्राम सीसी ब्लड में। तो अगर मैं बात करूंगा कि एल्बुमिन क्या है, तो एल्बुमिन में रक्त में आयनों की मात्रा को संतुलित करता है। वही चीज, रक्त में आयनों की मात्रा, मतलब आप तेजी से अपने हाथ को रगड़ें, जोर से क्रश कीजिए, तो दोनों हाथों को लीजिए और हथेली को मारो। क्या करोगे, जोर से करोगे क्या। जब आप ऐसा करोगे तो धीरे धीरे आप देखोगे कि आपके इस हथेली का टेम्परेचर बढ़ेगा। हथेली के टेम्परेचर बढ़ने से धीरे धीरे क्या होता है, आपके शरीर में भी गर्मी आने लगती है, टेम्परेचर बढ़ने लगता है। तो ये आयनों की मात्रा, या मैं कहूं कि सांद्रता पूरे शरीर की क्या करता है, शरीर की सांद्रता को बनाए रखने का काम, या टेम्परेचर बनाए रखने का काम। टेम्परेचर की अगर मैं बात करूंगा कि टेम्परेचर बनाए रखने का काम कौन करता है, तो टेम्परेचर बनाए रखने का काम आपका एल्बुमिन करता है। कौन करेगा, एल्बुमिन करेगा। ग्लोबुलिन की अगर बात की जाए तो ये एंटीबॉडी बनाने का काम करता है। एंटीबॉडी कैसी, जैसे अगर मैं बात करूं कि आपने कुछ जंक फूड खा लिया, जंक फूड खाने से आपको एलर्जी हो गई। अब एलर्जी हो गई तो उसको एंटीबॉडी चाहिए रहेगी, है ना। अब वो एंटीबॉडी क्या करेगी, एलर्जी को जा करके क्या करेगी, खत्म करेगी, एंड जो बैक्टीरियाज हैं उनको किल करने का काम करेगी। जैसे प्लेटलेट्स की अगर मैं बात करूं, क्या करती है, हमारे शरीर की सुरक्षा करती है। तो उस टाइप की जो ग्लोबुलिन है, ये क्या करता है, शरीर में एंटीबॉडी बनाने का काम कौन करता है, तो ये ग्लोबुलिन करता है, जो कि आगे चल करके हमारे शरीर को क्या करता है, पूर्णतः सुरक्षा प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, तो मैं कह सकता हूं कि वो ग्लोबुलिन करता है। और एल्बुमिन क्या करता है, तो शरीर को क्या करता है, टेम्परेचर या सांद्रता बनाए रखने का काम कौन करता है, तो वो आपका कौन करेगा, एल्बुमिन करेगा। ग्लोबुलिन क्या करेगा, तो ग्लोबुलिन की अगर मैं बात करूं तो शरीर में एंटीबॉडी निर्माण का काम कौन करेगा, तो वो कौन करेगा, ग्लोबुलिन करेगा। क्लियर गाइस। अब उसके बाद में एक शब्द आता है सीरम, एक शब्द आता है सीरम। ब्लड में हमने देखा होगा कि कुछ लोग बोलते हैं सीरम, या फिर अगर कोविड-19 में आपने सुना होगा आरटीपीसीआर खूब करवाया होगा, है ना। आरटीपीसीआर करवाया, किसी ने बोला कि
इनको ब्लड देना है या सीरम चाहिए है ना। कोविड के पेशेंट से जिसको कोविड रिकवर हो गया होगा उनको ढूंढा गया, उन्हीं से क्या किया गया, वापस से सीरम लिया गया, है ना। तो यहां पर आप देख रहे हो सीरम प्लाज्मा से थक्का जमाने वाला मुख्य प्रोटीन अगर निकाल दिया जाए, अभी मैंने आपको बताया कि ब्लड जमता क्यों है, गाढ़ा कैसे होता है या उसकी विस्कोसिटी कैसे बढ़ती है, तो मैंने कहा कि उसमें एक तो प्रोटीन होगा, प्रोटीन है तब तो वो जम रहा है ना, तब तो क्लॉट हो रहा है। अगर प्रोटीन निकाल दो उसमें से, प्रोटीन अगर निकाल दिया जाए, आप ऐसा समझो कि नाली में पानी बह रहा है ना। अब नाली में पानी बहुत तेजी से बह रहा है, बीच में किसी का घर आया, घर का निकला हुआ कूड़ा करकट उसने फिर उसमें डाल दिया, है ना। थोड़ा सा प्रेशर था पानी का, बहा ले गया, फिर थोड़ा आगे वाले घर के पास पहुंचे, उसने क्या किया, थोड़ा अपने घर का भी कूड़ा करकट निकाला और वो भी डाल दिया। पानी का प्रेशर तो बढ़ रहा था, साथों साथ उसमें क्या बढ़ रहे थे, सेडिमेंट बढ़ रहे थे। उन सेडिमेंट ने उसको धीरे 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 क्या करना चालू कर दिया, पानी का फ्लो कम करना चालू कर दिया। क्लियर। तो अब पानी को समझो कि पानी क्या था, पूरा का पूरा ब्लड था, और उसमें जो अपवाद सेडिमेंट है वो क्या हो गए, आपके प्रोटीन हो गए। अगर उस प्रोटीन को बाहर निकाल लिया जाए तो ब्लड क्या रहेगा, पूरी तरह से तरल पदार्थ में रहेगा, यानी कि पूरी तरह से लिक्विड भाग रहेगा। थक्का जमने वाला मुख्य क्या होता है, तो प्रोटीन होता है। अगर प्रोटीन को हटा दिया जाए तो ब्लड पूरी तरह से क्या हो जाएगा, आपका लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। किस फॉर्म में आ जाएगा, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। मतलब कि प्रोटीन निकालने के बाद में ब्लड से जो बचा हुआ पदार्थ होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, सीरम बोलते हैं। क्या बोलेंगे, सीरम बोलेंगे। सीरम का अध्ययन क्या कहलाता है, जैसे एम्स वगैरह में आप गए होंगे, सीरोलॉजी डिपार्टमेंट अलग ही लिखा हुआ होता है, हेमेटोलॉजी डिपार्टमेंट अलग होता है, कार्डियोलॉजी अलग होता है, वैसे ही इसका स्पेसिफिक एक डिपार्टमेंट ही होता है। इनके अध्ययन के नाम पे ही इनका डिपार्टमेंट बना दिया जाता है। जैसे हृदय का अध्ययन करने वाले को क्या बना दिया गया, कार्डियोलॉजी। क्लियर। वहीं अगर मैं बात करूं कि इसको बोला क्या जाता है, अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो मैं कह सकता हूं कि इनके अध्ययन को क्या बोला जाता है, सीरोलॉजी बोला जाता है। और सीरोलॉजी एक डिपार्टमेंट होता है जो क्या काम करता है, अगर आपके ब्लड में कुछ कमी बेसी हो जाए या आपके शरीर में पानी की मात्रा में कमी हो जाए, ऑक्सीजन लेवल आपका सही नहीं चल रहा हो, जैसे कोविड में देखा होगा ऑक्सीजन लेवल सडनली डाउन होता है, मतलब रिकवरी नहीं हो पाती है, प्रोटीन एंटीबॉडी नहीं बना पाता है, इसके लिए क्या दिया जाता है, उसको सीरम दिया जाता है, ताकि क्या हो, उसकी रिकवरी जल्दी हो जाए। शरीर में ब्लड का रिकवरी जैसे जल्दी होगी तो उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, एंटीबायोटिक उसकी क्षमता बढ़ेगी, इसीलिए क्या किया जाता है, सीरम दिया जाता है। अगर यहाँ बात करें अध्ययन क्या कहलाएगा, इसका सीरोलॉजी कहलाएगा। यही अगर मैं बात करूं आरबीसी से, आरबीसी से भी निकाल दिया जाएगा। आरबीसी रेड कलर की होती, उसके बाद में आरबीसी से जब इसको निकाल दिया जाएगा तो भी भाग क्या कहलाएगा, भाग प्लाज्मा कहलाएगा, और प्लाज्मा ही क्या कहलाएगा, सीरम कहलाएगा। चाहे प्लाज्मा से निकालो, चाहे आरबीसी से निकालो, चाहे आप आरबीसी से निकाल दो, तो भी भाग क्या कहलाएगा, सीरम कहलाएगा। और जो भाग आपका ये बच जाता है ना मेरे भाई, जो आप भाग निकाल रहे हो, प्रोटीन निकाल रहे हो, इस प्रोटीन में क्या होता है, तो प्रोटीन में क्या होता है, फाइब्रोनोजेन होता है। और यही तो भाग है जो ब्लड को क्लॉट करवाता है, ब्लड को क्लॉट करवाता है, ब्लड की क्लॉटिंग में सहायक है। कौन सा है प्रोटीन, तो फाइब्रोनोजेन प्रोटीन है। जब फाइब्रोनोजेन को ही निकाल दिया जाएगा तो आपका ब्लड क्या क्लॉट होगा, नहीं होगा, हो ही नहीं पाएगा ना, क्योंकि फाइब्रोनोजेन ही नहीं है। जब प्रोटीन ही नहीं है, उसमें कुछ सेडिमेंट ही नहीं है, तो क्या ब्लड आपका क्लॉट होगा, नहीं होगा। किसी को चाकू मार दो, फाइब्रोनोजेन पूरी तरह से बाहर निकाल लो, कितनी मेडिसिन दे दो उसको, मेडिसिन दे दो, टेप चिपका दो, है ना, वो ब्लड क्लॉट ही नहीं कर पाएगा। तो ब्लड तो उसका लगातार फ्लो होता ही रहेगा। इसीलिए फाइब्रोनोजेन का होना शरीर में बहुत ज़्यादा जरूरी है। और यहाँ पर आप देख सकते हो जो कि सीरम होता है, सीरम से भी टिटेनस का इंजेक्शन बनाया जाता है। टिटेनस का टीका किससे बनाया जाता है, यहाँ नोट करके आप लिख लेना कि टिटेनस का टीका किससे बनाया जाता है, सीरम से। अब वो सीरम किसकी होती है ना, टिटेनस का टीका किससे बनता है,
सीरम से बनता है। क्वेश्चन है आपके लिए कि आपका टिटेनस जो एक डिसीज होती है, टिटेनस का टीका किससे बनाया जाता है? आंसर आएगा कि किससे बनाया जाएगा? सीरम से बनाया जाएगा। परंतु किसकी सीरम? क्या ह्यूमन की सीरम या एनिमल की सीरम या आर्थ्रोपोडा की सीरम? अलग अलग सीरम होती है। तो यहां पर आपको याद रखना है कि हॉर्स की सीरम से, किससे? हॉर्स, घोड़े की सीरम से क्या बनाया जाता है? घोड़े की सीरम से आपका टिटेनस का टीका बनाया जाता है और टिटेनस शरीर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर गाइस? इसके बाद में हम बात करते हैं किसकी? लिम्फ या लसिका की। लिम्फ या लसिका की बात करें, लिम्फ या लसिका की बात की जाए तो ये क्या होती है? तो ये आपने देखा होगा कि रक्त वाहिकाओं का छनकर बाहर आया हुआ रक्त क्या होता है? लिम्फ या लसिका कहलाता है। जैसे मैंने कहा ये आपकी लसिका है, ये वेसल्स मान लो आपकी, ये सिरा या ब्लड आपकी वो ले लेते हैं आर्टरी है ना, धमनी से। अब इसमें से ब्लड जो है, ये यहां से आप देख रहे हो ब्लड, अब इसमें से साइड में आपकी सिराएं हैं, यहां से ब्लड जब छन करके, इससे छन करके ब्लड कहां आएगा? छन करके ब्लड जब बाहर आता है तो वो क्या कहलाती है? ये जो बीच का पार्ट आप देख रहे हो ये वाला, ये क्या कहलाता है? आपका लिम्फ या लसिका कहलाता है। ये भी हमारे रक्त में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके बाद में हम बात करते हैं रुधिर कणिकाओं की, कि रुधिर कणिकाएं कितने प्रकार की होती है और रुधिर कणिकाएं क्या काम करती है। क्लियर हो गया गाइस? यहाँ पे हम देखते हैं कि रुधिर कणिकाएं या रक्त कणिकाओं की बात करूं, ब्लड वेसल्स की अगर बात करूं, इसकी ब्लड वेसल्स की अगर बात की जाए, ब्लड सेल्स की अगर बात करें, कि ब्लड सेल की अगर बात की जाए तो कितने टाइप की होती है? नंबर 1 आरबीसी होती है, नंबर 2 आपकी डब्ल्यूबीसी होती है, नंबर तीसरी आपकी प्लेटलेट्स होती है। सबसे ज्यादा कौन सी होती है? आरबीसी होती है। दूसरे नंबर पे सबसे पहले आरबीसी, फिर उसके बाद में डब्ल्यूबीसी और तीसरे नंबर पे आपकी प्लेटलेट्स होती है। मैं कह सकता हूं कि आरबीसी सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, सबसे ज्यादा मात्रा में, लगभग 50 लाख या 5 मिलियन कह सकता हूं मैं। कितनी? 50 लाख मात्रा में पाई जाती है। आरबीसी को रेड ब्लड सेल या लाल रक्त कणिकाएं कहा जाता है। वही डब्ल्यूबीसी की बात करें तो डब्ल्यूबीसी को श्वेत रक्त कणिकाएं, व्हाइट ब्लड सेल कहा जाता है। यहां पर प्लेटलेट्स को प्लेटलेट्स के साथ में थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, जिसमें से आरबीसी की अगर बात की जाए तो आरबीसी लाल रक्त कणिकाएं का अन्य नाम क्या हो जाता है? तो एक नाम इनका एरिथ्रोसाइट हो जाता है। एक नाम क्या हो जाएगा? एरिथ्रोसाइट हो जाएगा। एरिथ्रोसाइट में एरिथ्रो और साइट दो शब्द से मिलकर के आरबीसी बनी हुई है। एक शब्द का नाम क्या है? एरिथ्रो और दूसरे का नाम क्या है? साइट। साइट का अर्थ होता है सेल। साइट का क्या अर्थ होता है? तो साइट का अर्थ क्या हो जाएगा? सेल या कोशिका कह सकते हो आप। और एरिथ्रो का अर्थ होता है क्या? लाल या रेड कह सकते हो आप। एरिथ्रो, रेड। एरिथ्रो मतलब होता है धातु, हीम, धातु। धातु में कौन सी? हीमोग्लोबिन, आयरन। इसीलिए एरिथ्रोसाइट कैसी होती है? लाल रंग की होती है, या इसको आप लाल सेल भी कह सकते हो। क्लियर गाइस? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बताएं। इसके बाद में रक्त में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका, स्मॉलेस्ट सेल, कौन सी हो जाएगी आपकी? स्मॉलेस्ट सेल की बात करूं तो वो भी कौन सी होती है? आपकी आरबीसी होती है। सबसे ज्यादा संख्या में मैक्सिमम नंबर ऑफ पावर्स किसकी पाई जाती है? कितनी? 50 से 55 लाख पाई जाती है। अप्रॉक्स में मैं कह सकता हूं कि 50 से 55 लाख, मतलब कि 5 मिलियन आपकी आरबीसी पाई जाती है। इनके जीवन काल की अगर बात करेंगे तो इनका
टोटल लाइफ टाइम कितना होता है, इसके टोटल लाइफ की अगर बात करेंगे कि लाइफ कितनी होगी तो 120 दिन होती है। और प्रत्येक दिन, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि हर दिन आरबीसी नष्ट कितनी होती है, डिस्ट्रॉय कितनी होती है पर डे। सबसे ज़्यादा होती है 50 से 55 लाख, 5 मिलियन के आसपास होती है, परंतु ये प्रत्येक दिन पर डे कितनी 1% डिस्ट्रॉय हो जाती है। मतलब कि 50 लाख का 1% आप निकाल लो, सीधा सीधा कितना हो जाएगा, 5 लाख डिस्ट्रॉय हो जाएगी, सीधी सीधी क्या हो जाएगी, 1% हर दिन डिस्ट्रॉय होती है। इसका आकार कैसा होता है, तो इसका आकार मैं कहूँ कि रेगुलर होता है, रेगुलर। अब रेगुलर में कैसा, सर्कुलर, सर्कुलर होता है। सर्कुलर, सर्कुलर के बाद में मैं बात करूंगा उभयावतल होता है, अवतल लेंस आपने देखा होगा उसके टाइप का। या किनारों से मैं कह सकता हूं कि किनारों से ये मोटी होती है, किनारों से कैसी होगी, मोटी होगी, और बीच से कैसी होगी, चपटी होगी। समझ पा रहे हो, किनारों से। और इसको डंबल आकार की भी बोला जाता है, किस आकार की, डंबल आकार की भी इसको बोला जाता है। मतलब ये सबसे छोटी कोशिका है, सबसे छोटी कोशिका के साथ में सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है। सर्वाधिक संख्या में पाए जाने के साथ में ये हर दिन 1% खत्म हो जाती है, और इसका आकार रेगुलर होता है, या इसके शेप की अगर मैं बात करूं कि राउंड शेप की होती है। इसके बाद में अगर बात की जाए कि इसका निर्माण कहाँ होता है, तो इसका निर्माण कहाँ होगा, स्टेम में, स्टेम से, या मूल कोशिका में। अब मूल कोशिका क्या होती है, मूल कोशिका क्या होता है, तो यही मैंने लिखा कि अस्थि मज्जा होता है। अस्थि मज्जा मतलब कि आपका क्या हो जाएगा, बोन मेरो हो जाएगा, और बोन मेरो में ही आपकी क्या होती है, ब्लड का निर्माण होता है। ये आप यहाँ पर डायग्राम देख सक रहे हो कि किस तरह से ये ऊपर वाला आपका पार्ट हो गया, ये वाला दूसरा कलर लेते हैं इसमें, ये यहाँ से, ये यहाँ से आप देख रहे हो कि ये एक आपकी हड्डी हो गई है ना, इसी टाइप से इधर भी चली जाएगी है ना, ये इस टाइप से ये ऐसी बनी हुई आपकी हड्डी है। इसमें अगर मैं थोड़ा सा ये इधर से भी ऐसी जाएगी, और ये अंदर का भाग हो गया आपका पार्ट। अब इस भाग में ये आप देख रहे हो, इस यहाँ पर कुछ वाइट कुछ रेड आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर ये रेड वाला पार्ट है, ये दिखाई दे रहा है, ये वाला रेड वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पर व्हाइट वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये व्हाइट पार्ट हो गया, ये रेड वाला पार्ट है। इसको आप क्या बोलते हो, बोन मेरो बोलते हैं, है ना। ये जो पार्ट है इसको आप क्या बोल रहे हो, बोलोगे, इसको बोन मेरो बोलोगे। ये जो रेड वाला पार्ट है इसको भी आप क्या बोलोगे, इसको भी बोन मेरो बोलोगे। क्लियर। तो ऐसी कोशिकाएं जो किसी भी प्रकार की कोशिकाओं में परिवर्तित हो सके उसको आप क्या बोलते हो, मूल सेल बोलते हो। और मूल सेल में आपकी कौन सी आती है, अस्थि मज्जा आती है। मतलब कि कोशिकाओं का निर्माण ही कोशिकाओं से हुआ है। जैसे यूनिसेलुला इसे ई सेलुला, आपने सुना होगा कि कोशिका का निर्माण ही पुरानी कोशिकाओं से होता है। मतलब अस्थि मज्जा एक मूल कोशिका है, बेसिक सेल है। बिना अस्थि मज्जा के आप किसी अन्य सेल का निर्माण नहीं कर सकते। मतलब शरीर है, शरीर को बनने के लिए अंग चाहिए, अंग को बनने के लिए सेल चाहिए, और सेल को बनने के लिए अस्थि मज्जा चाहिए ही चाहिए। अगर इसके बिना अगर सेल की बात करें तो बिल्कुल क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्लियर। तो यहां पर जांघ की हड्डी ले सकते हो आप, बड़ी वाली, सबसे बड़ी कौन सी होती है, जांघ की हड्डी, फीमर। फीमर उसमें भी बोन मेरो पाया जाता है, जिसमें निर्माण होता है। स्टर्नम, वक्ष गुहा, चेस्ट में आपके चेस्ट हो गया। उसके बाद में आपके रिब्स, पसलियां, जो कि 24 होती है पसलियां, पसलियों के बीच में दोनों साइड पसलियां होती है, पसलियों में हड्डियां होती है सबसे ज्यादा शरीर में। अब उसमें भी आपने देखा होगा, अगर मैं बात करूं इस टाइप से, स्टर्नम हो गया आपका, बीच वाला पार्ट क्या कहलाता है, स्टर्नम कहलाता है। स्टर्नम के बाद में आपने यहाँ से देखा होगा, ये आती है ऐसी निकलती हुई, एक के ऊपर एक, ये इस टाइप से, ये आपकी पसलियाँ आकर के सीधी जुड़ती आती है इस टाइप से। 12 इस साइड की पसलियाँ हो गई। दूसरी अगर मैं बात करूं तो इस टाइप से, ये इसके ऊपर से आकर के फिर यहाँ पर जुड़ती जाएगी। तीसरी अगर बात करें इस टाइप से, ये इस टाइप से जुड़ती जाएगी।
तो बीच वाला जो पार्ट है आपका, बीच वाला ये वाला क्या कहलाएगा आपका, स्टेनम कहलाता है। इस स्टेनम में भी इसका निर्माण होता है। इसके बाद में रिब्स जो है आपकी हड्डियां होती है, हड्डियां, ये इसमें पसलियां, पसलियों में भी किसका निर्माण होगा आपका अस्थिमज्जा में ब्लड का निर्माण होता है। 3 चीजें हो गई, एक तो हो गया स्टेनम, दूसरा हो गया आपका जांघ की हड्डी फीमर, तीसरा हो गया आपका पसलिया। इन सब में क्या होता है, अस्थिमज्जा होता है। और अस्थिमज्जा में क्या होता है, तो अस्थिमज्जा में आप जानते हो ब्लड का निर्माण होता है। अब यही अस्थिमज्जा की बात करूं कि बोन मैरो की अगर बात करें तो बोन मैरो भी 2 टाइप का होता है। बोन मैरो भी क्या हो जाएगा, 2 टाइप का पाया जाता है। बोन मैरो कितने टाइप का हो जाएगा, यहाँ पर 2 टाइप का पाया जाएगा। बोन मैरो की अगर बात करें कि बोन मैरो कितने टाइप का होता है, तो यहां मैं एक बात करूंगा कि एक रेड बोन मैरो होगा, रेड बोन मैरो होगा, और दूसरी बात करूंगा, दूसरा कौन सा होगा, व्हाइट बोन मैरो होगा। ऐसा होगा, व्हाइट बोन मैरो होगा। रेड बोन मैरो रेड कलर का होता है। यहां पर आप देख सक रहे हो कि ये जो रेड कलर का है ये रेड बोन मैरो है और ये आरबीसी का निर्माण करता है। मतलब रेड बोन मैरो किसका निर्माण करेगा, आरबीसी का करेगा। और जो यहाँ पर आप ये व्हाइट कलर का देख रहे हो, ये वाला व्हाइट कलर का पार्ट जो होता है ये किसका निर्माण करेगा, तो व्हाइट कलर का ही किसका निर्माण करेगा, तो मैं कह सकता हूं कि ये WBC का काम करेगा। तो मैं कह सकता हूं कि बोन मैरो भी 2 टाइप्स का होता है और 2 टाइप्स में रेड बोन मैरो, और रेड बोन मैरो की अगर बात करें तो आरबीसी का निर्माण करता है। और व्हाइट बोन मैरो की बात करें तो व्हाइट बोन मैरो किसका निर्माण करेगा, तो व्हाइट बोन मैरो WBC या श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण करेगा। आप नाम से भी समझ सकते हो कि रेड है मतलब लाल बोन मैरो है, वो लाल रंग का ही निर्माण करेगा। लाल रंग किसका होता है, लाल रक्त कणिकाओं का होता है, और लाल रक्त कणिकाओं को हम आरबीसी कहते हैं। व्हाइट बोन मैरो किसका निर्माण करेगा, तो व्हाइट बोन मैरो व्हाइट ब्लड सेल का निर्माण करेगा, क्योंकि वो सफेद कलर का है, इसीलिए सफेद कलर के ही ब्लड का निर्माण करेगा। क्लियर, इसीलिए श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण व्हाइट बोन मैरो से हो जाएगा। यहां पर ये आप देख रहे हो दोनों आपके लंग्स हो गए। यहां पर ये हार्मोन निकलता है, इस हार्मोन को क्या बोलते हो, हार्मोन या एरिथ्रोपाइटिन बोला जाता है। ये यहां पर इधर आप देख रहे हो एपिफाइटिस, लाल अस्थिमज्जा, रेड बोन मैरो, जो कि अभी मैंने आपको बताया कि ये वाला जो क्या हो जाएगा आपका, एक मिनट, ये यहां पर आप ये देख पा रहे हो, ये वाला जो पार्ट होता है हड्डी के बाहर वाला, जहां पर ज्वाइंट लगा रहता है, ज्वाइंट जहां लगा रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, एपीफाइटिस बोला जाता है। ये भी कहाँ होता है, लाल अस्थिमज्जा में होता है, जिसको रेड बोन मैरो बोलते हैं, जिसको अभी मैंने आपको बताया हेमेटोपोइटिक सेल इसको बोला जाता है। और आरबीसी में परिवर्तित करने का काम इसी को बोला जाता है, यही काम करती है। आरबीसी जब चेंज होने लगती है किसमें, अस्थिमज्जा में, यहाँ से जो ये है ये चेंज जब हेमेटोपोइटिक सेल में जाता है तो ऑटोमेटिकली क्या होने लगता है, ये आरबीसी में परिवर्तित होने लगती है, आरबीसी का निर्माण होने लगता है। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, एरिथ्रोपाइसिस बोलते हैं। आरबीसी बनने की प्रक्रिया, जैसे अगर मैं यहाँ से बात करूँ किडनी, अगर इसके बाद में अगर बात की जाए तो लंग्स, और उसके बाद में यहाँ से बात करेंगे एरिथ्रोसाइटोसिस कौन सी प्रक्रिया है, तो एरिथ्रोसाइटोसिस प्रक्रिया किसको बोलते हैं, जब बोन मैरो से या लाल अस्थिमज्जा से किसका निर्माण हो, रेड ब्लड सेल का निर्माण होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एरिथ्रोपाइसिस बोलते हैं। क्या बोलेंगे, एरिथ्रोपाइसिस बोलते हैं। या आप सीधा सा ऐसा याद रख सकते हो कि एरिथ्रोपाइसिस किसको बोला जाता है, तो मैं कह सकता हूं कि एरिथ्रोपाइसिस किसको बोलेंगे, तो हम कह सकते हैं कि एरिथ्रोपाइसिस, आरबीसी के निर्माण को ही हम क्या बोलते हैं, एरिथ्रोपाइसिस बोलते हैं। क्लियर। इसके बाद में आरबीसी की डेथ कहाँ हो जाती है, इसके डेथ की अगर बात करेंगे कि आरबीसी की डेथ कहाँ होती है, जब आरबीसी 120 दिन का टोटल समय, 120 दिन की लाइफ टाइम जैसे ही कंप्लीट हुई, उसके बाद आरबीसी क्या होने लगी, धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है और इसकी मृत्यु, ये कहाँ, ये आप देख रहे हो कि स्प्लीन, ये प्लीहा होता है ना, स्प्लीन या इसी को बोलते हैं प्लीहा, स्प्लीन या प्लीहा में इसकी क्या हो जाती है,
मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाएगी? स्प्लीन या प्लीहा में मृत्यु हो जाती है। और जैसे मृत्यु होती है एक येलो कलर का पिगमेंट बनाती है जिसको क्या बोलते हैं? बिलिरुबिन बोला जाता है। और बिलिरुबिन की शरीर में अगर मात्रा बढ़ जाए, शरीर में आवश्यकता से अधिक हो जाए तो इसको क्या बोला जाता है? पीलिया बोला जाता है। क्या बोलेंगे? जॉइंटिस बोलेंगे। आरबीसी में न्यूक्लियस बिल्कुल नहीं पाया जाता। यहां पर आप देख पा रहे हो आरबीसी में न्यूक्लियस केंद्रक नहीं पाया जाता। आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता। आरबीसी में न्यूक्लियस केंद्रक नहीं पाया जाता, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, लाइसोसोम नहीं पाया जाता। कुछ है, कुछ मात्रा में लीवर में क्या होती है? आपकी आरबीसी की डेथ होती है, परंतु बहुत कम मात्रा। एक क्वेश्चन और बनता है कि किसमें, जैसे अगर मैं बात करूं कि यहां पर मैंने लिखा कि आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, लाइसोसोम नहीं पाया जाता, परंतु यहां पर मैं कह सकता हूं कि लामा और केमल, अभी आगे डायग्राम भी है, दोनों दिखाऊंगा मैं आपको। लामा और केमल दोनों में क्या होता है? केंद्रक पाया जाता है। जहां आरबीसी मरती है, जहां डेथ होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? कब्रिस्तान बोलते हैं। किसी को दफनाने की, अगर आप मान लो किसी की डेथ हो गई है, उसको कब्रिस्तान लेकर के जाओगे और कब्रिस्तान को आप क्या बोलते हो? ग्रेवयार्ड। ये सर नो, आरबीसी की जहां डेथ होती है स्प्लीन या प्लीहा में, इसको क्या बोला जाता है? तो स्प्लीन या प्लीहा को, या इसी को तिल्ली बोलते हैं, इसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। क्या बोलते हैं? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। क्या बोलते हैं? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी इसको बोला जाता है। सबसे ज्यादा इसके पास में ब्लड आता है, इसीलिए इसको ब्लड बैंक भी कहा जाता है। ब्लड बैंक ऑफ सेल की अगर मैं बात करूंगा तो किसको बोलेंगे? स्प्लीन या प्लीहा को बोलेंगे, क्योंकि डेथ कहाँ होकर के आती है? स्प्लीन या प्लीहा में होती है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? तो इसको ब्लड बैंक भी कहा जाता है। स्प्लीन या प्लीहा को कब्रिस्तान भी कहा जाता है। क्लियर हो गया? तो क्या क्या हो जाएगा? कब्रिस्तान हो गया, कब्रिस्तान के बाद में ब्लड बैंक बोला जाता है। आरबीसी कशेरुकी प्राणियों में ही पाई जाती है, ओनली अकशेरुकी प्राणियों में आरबीसी नहीं पाई जाएगी। आरबीसी कशेरुकी प्राणी जिसमें मेरुदंड पाया जाता है, रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, उसमें ही आरबीसी पाई जाती है, उसी में आरबीसी होगी। दूसरे जैसे मैं कीट वगैरह की बात करूं उसमें आरबीसी नहीं होगी। स्तनधारी की अगर वयस्क आरबीसी की बात करें तो यहां पर इनमें क्या होता है? केंद्रक नहीं पाया जाता। जबकि यहां पर मैंने आपको बताया कि ऊंट और लामा दोनों में केंद्रक क्या होता है? पाया जाता है। जैसे यहां पर अगर मैं बात करूं, यह ब्लड देख रहे हो, है ना? जब सेल डिवीजन होगा, है ना, आप कोशिका विभाजन पढ़ा होगा आपने, है ना? कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन में सेल जब एक भाग से दूसरे भाग में टूटती है तो धीरे धीरे एक जाइगोट का निर्माण करती है, थ्रेड धागा का निर्माण करती है और धागा आकर के बीच में बंध जाता है। जितनी भी इसमें कोशिकाएं होगी, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया की बात करूं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करूं, चाहे न्यूक्लियस की बात करूं, ये धीरे धीरे क्या होने लगता है? बंटने लगता है और दो भागों में बढ़ जाता है। धीरे धीरे ये कैसा बन जाता है? बिल्कुल इस टाइप से बन जाता है। और दो भागों में बंटने के बाद में दो अलग अलग कोशिकाएं बन जाती है। मतलब एक न्यूक्लियस यहाँ आ जाएगा, दूसरा न्यूक्लियस यहाँ आ जाएगा, इसका न्यूक्लियस अलग हो जाएगा, इसका न्यूक्लियस अलग हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि आरबीसी में, वयस्क मनुष्य में आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। ये आप देख पा रहे होंगे कि केंद्रक की ब्लड है, ब्लड में केंद्रक, ये सिर्फ किस में पाया जाता है? तो केमल और ऊंट, केमल और लामा में पाया जाता है। दो जानवर ऐसे हैं जिसमें आपका क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। अब यहां पर अगर हम बात करें, अब जैसे ही हाइट पर जाते हो, है ना, ऊंचाई बढ़ने पर जैसे जैसे आपकी हाइट बढ़ेगी, आपकी आरबीसी की संख्या में भी क्या होगी? वृद्धि होगी। इसीलिए जैसे जैसे ऊंचाई पर आप जाते जाते हो, ऊंचाई पर जाते जाते आपका शरीर कैसे कैसे थकावट के साथ में आपका शरीर रेड होने लगता है, आपका चेहरा कैसा होने लगता है? रेड होने लगता है। इसका कारण क्या है? आरबीसी बढ़ती है।
आरबीसी बढ़ती है मतलब आपका हीमोग्लोबिन बढ़ता है। आरबीसी बढ़ेगी, हीमोग्लोबिन बढ़ेगा। अगर हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, फेरस बढ़ेगा, फेरस मतलब कि लोहा। अब लोहा बढ़ेगा, ऑक्सीजन से क्रिया करेगा और ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा और जैसे ही ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा रेड कलर प्रोवाइड करेगा। जितना ज़्यादा रेड कलर होगा आपके चेहरे का रंग उतना ज़्यादा रेड होगा। क्लियर? तो ऊंचाई बढ़ने पर आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। सबसे बड़ी आरबीसी किसकी होती है? एम्फीबियन की होती है। जितने भी एम्फीबियन हैं, एम्फुआ है या एम्फियन, या इनको हम क्या बोल सकते हैं, उभयचर प्राणी हैं, जैसे पक्षी हो गए उभयचर, और सॉरी मेढक हो गई फ्रॉग, जितने जल और थल दोनों में रहने वाले हैं, जैसे मगरमच्छ है ना। एम्फीबियन जितने प्राणी हैं जो जल और थल दोनों में रह सकते हैं, उन सबकी क्या होगी? आरबीसी सबसे बड़ी आरबीसी होती है। अपेक्षाकृत किसके? पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतुओं की अपेक्षा में। क्लियर? सबसे बड़ी आरबीसी किसकी हो जाएगी? एम्फीबियन की होगी। और सबसे छोटी किसकी होती है? ये तो प्यारा सा जंतु होता है कस्तूरी मृग। इसको देख करके मुझे राम जी की याद आ जाती है कि कस्तूरी मृग को मारने के लिए जाते हैं, है ना, और वो कस्तूरी मृग नहीं निकलता है, वो कुछ और निकलता है और सीता जी चोरी हो जाती है ना। ये वही कस्तूरी मृग है जिसमें सबसे छोटी क्या पाई जाती है? आरबीसी पाई जाती है। स्तनधारियों में सबसे बड़ी, अच्छा स्तनधारियों में सबसे बड़ा पशु कौन सा होता है? स्तनधारियों में सबसे बड़ा पशु हाथी होता है ना। तो स्तनधारियों में सबसे बड़ी आरबीसी भी पाई जाती है किसमें? एलिफेंट में पाई जाती है। एलिफेंट में पाई जाती है। और आरबीसी क्या होती है? एलिफेंट की सबसे बड़ी होती है। एम्फीबियन की बात करेंगे तो सबसे बड़ी आरबीसी एम्फीबियन की होती है, या मैं बात करूं उभयचर की होती है। सबसे छोटी बात करेंगे कि सबसे छोटी किसकी होगी? कस्तूरी मृग की होगी। और एलिफेंट की बात करेंगे कि एलिफेंट में क्या होती है, तो स्तनधारियों में सबसे बड़ी आरबीसी किसकी होगी? आरबीसी हाथी की होगी। क्लियर? अब हम बात करते हैं कि